नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में बच्चों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास नंबर 3 है। अब बच्चों हम जैसे न्यू अपडेट सिलेबस के अनुसार बच्चों जो है हम क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास में जिक्र हम लोग करेंगे संगीत का इतिहास और श्रुति से संबंधित प्रश्न बच्चों, कि संगीत का इतिहास जैसे किस तरीका से बदला है और किस तरीका से उसके बारे में हम लोग डिटेल तरीका से जानेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको कंपलसरी एग्जाम में आएंगे। इस चैनल पर बच्चों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। प्रथम प्रश्न बच्चों केयर कीजिएगा बारीकी से। हिंदुस्तानी पद्धति का कोमल ग कर्नाटक पद्धति में क्या कहलाता है? हिंदुस्तानी पद्धति का कोमल ग कर्नाटकी पद्धति में क्या कहलाता है? ए में आपका अंतरा ग, बी में है साधारण ग और सी में है बच्चों आपका काकली ग और डी में है कौशिकी ग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि साधारण ग एवं षष्ठ श्रुति ग। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि उत्तरी संगीत पद्धति राग प्रधान है, ताल का स्थान द्वितीय है, तो कर्नाटक पद्धति में किसकी प्रधानता होती है? ए में आपका है ताल का, बी में राग का, सी में मात्रा का और डी में बच्चों स्वर का। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि कर्नाटक ताल पद्धति में किसका प्रधानता होती है? तो ताल की होती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए कि हिंदुस्तानी पद्धति में म को छोड़कर शेष सभी स्वर नीचे होने पर विकृति होते हैं, तो कर्नाटकी पद्धति में वे ऊंचे होने पर क्या कहलाएंगे? ए में आपका शुद्ध है, बी में विकृति है, सी में तीव्र और डी में बच्चों अंतर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शुद्ध, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि आधुनिक काल में ध्यान दीजिएगा आधुनिक काल में 35 ताल की पद्धति में केवल 3 अंग का ही प्रयोग होता है, जिनमें 2 हैं लघु और द्रुत, तो तीसरा अंश कौन होगा या कौन है? ठीक है, तो ए में आपका है काकपद, बी में है प्लुत, सी में है गुरु और डी बच्चों अनुहूत। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुहूत। मित्रों अब हम जैसे 85 प्रश्न इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे घर में शादी है और शादी की वजह से मित्रों बहुत ज्यादा बिजी रहने पड़ रहा है, इसलिए मित्रों जैसे 50 प्रश्न प्रतिदिन अभी एक दो दिन लाए जाएंगे। उसके बाद खुद हम आपको 80 प्रश्न प्रतिदिन लेकर के आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न मित्रों, संगीत में जाति भेद का प्रभाव कर्नाटकी पद्धति तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, अपितु उसने हिंदुस्तानी ताल पद्धति को भी प्रभावित किया है। जैसे चतुस्र जाति 4 मात्रा के विभाग वाले ताल 3 ताल और तसत्र जाति 3 मात्रा के ख्याल विभाग वाले ताल तथा दादरा। तो यह बताए कि संकीर्ण जाति 9 मात्रा संख्या के विभाग वाला ताल कौन सा होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धमार। क्या हो जाएगा? धमार। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा। कर्नाटकी पद्धति में तालवध के रूप में किसका प्रयोग उचित माना जाता है? कर्नाटकी पद्धति में तालवध के रूप में किसका प्रयोग उचित माना जाता है? ए में आपका तबला, बी में नगाड़ा, सी में मृदंग एवं पखावज, डी बच्चों ढोलक है। तो मित्रों आप कमेंट से फटाफट आंसर दिया कीजिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृदंग एवं पखावज। कर्नाटकी पद्धति में ताल वाद्य के रूप में किसका प्रयोग उचित माना जाता है? तो मृदंग एवं पखावज का। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा। कर्नाटकी पद्धति की प्रत्येक ताल में किसका आना आवश्यक है? ठीक है, कर्नाटकी पद्धति की प्रत्येक ताल में किसका आना आवश्यक है? ए में आपका द्रुत है, बी में लघु है, सी में गुरु है, डी बच्चों अनुद्रुत है। मित्रों आपको एक चीज जरूर बताते चलें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो आपको अपलोड करें तुरंत आपके पास जैसे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए, ताकि आप आराम से पढ़ सके
और आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु। ठीक है, कि कर्नाटक पद्धति की प्रत्येक ताल में किसकी आना आवश्यक है, तो लघु की आना आवश्यक है। अगला प्रश्न मित्रों, प्राचीन काल में कर्नाटकी पद्धति कितने तालों की पद्धति थी? प्राचीन काल में कर्नाटकी पद्धति कितने तालों की पद्धति थी? ए में आपका 100 है, बी में 108 है, बी में सी में आपका 32 है और बच्चों डी में आपका 72 है। तो मित्रों आपको बताते चले कि प्राचीन काल में कर्नाटकी पद्धति में कितने तालों की पद्धति थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 108। 108 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बच्चों केयर कीजिएगा कि आधुनिक काल में कर्नाटकी पद्धति कितनी तालों की पद्धति रह गई है? ए में आपका 25 है, बी में 28 है, सी में 30 है और डी बच्चों 35 है। तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि आधुनिक काल में कर्नाटकी पद्धति कितनी तालों की पद्धति रह गई है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35 पद्धति रह गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि प्राचीन काल में 108 ताल पद्धति में कितने अंग माने जाते थे? ए में आपका 6 है, बी में 7 है, डी में 8 है, सी में 8 और डी बच्चों 10 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में 108 ताल पद्धति में कितने अंग माने जाते थे? तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अंग माने जाते थे। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलेंगे कि सारंग देव के अनुसार पंचम प के दो रूप क्या है? ए में आपका शुद्ध प, कौशिक प, बी में चल प और अचल प, सी में अच्युत प और च्युत प और डी बच्चों शुद्ध प और विकृति प। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि सारंग देव के अनुसार पंचम प के दो रूप क्या है? तो मित्रों शुद्ध प और कौशिक प। ए पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसे 6 भागों में प्रकाशित कर उसमें कई हजार रागों की स्वरलिपियां पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने प्रकाशित करवाई है? ए में आपका संगीत दर्पण, बी में है राग दर्पण, सी में बच्चों क्रमिक पुस्तक मलिका और डी में है राग बोध है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं तो आपको एग्जाम 100% बच्चों निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक पुस्तक मलिका। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे द्वारा प्रकाशित करवाई गई तो क्रमिक पुस्तक मलिका ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि आधुनिक काल में कर्नाटकी ताल पद्धति में मुख्य तालें कितनी हैं? ए में आपका 7 है, बी में 8 है, डी में आपका 10 है, सी बच्चों 12 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जिस प्रश्न का आंसर आपका आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए कि आधुनिक काल में कर्नाटकी ताल पद्धति में मुख्य तालों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर के अनुसार ध 20वीं श्रुति पर निर्धारित है तो नि किस श्रुति संख्या पर अवस्थित है? ए में आपको 22वीं, सी में 21वीं, सी में आपका 20वीं और डी बच्चों 18वीं। तो मित्रों सभी ऑप्शन आपके लिए अति आवश्यक है और ऑप्शन के अनुसार आप कोशिश कीजिए कि आंसर को दे दें। ठीक है मित्रों, तो संगीत रत्नाकर के अनुसार ध 20वीं श्रुति पर निर्धारित है तो नि किस श्रुति पर अवस्थित होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 22वीं श्रुति पर। अगला प्रश्न है श्रुतियां भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधारशिला है। यदि राग स्वर पर आधारित है तो स्वर का आधार क्या है? ए में आपका नाद है, बी में ग्राम है, सी में मूर्छना, डी बच्चों श्रुति है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि श्रुतियां भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधारशिला है। यदि राग स्वरों पर आधारित है तो स्वर का आधार क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर का जो आधार मित्रों श्रुति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है पूर्वी और भैरव दोनों ही रागों में कोमल धैवत होगा। कोमल धैवत का प्रयोग होता है किंतु दोनों रागों में प्रयुक्त कोमल धैवत में श्रुति भिन्नता की किस स्थिति का स्वरूप है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है एक श्रुति नीचा, बी में एक श्रुति ऊंचा और सी में आपका एक श्रुति ऊंचा और दो श्रुति ऊंचा और डी में आपका दो श्रुति होगा, दो श्रुति नीचा। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बॉल, एक श्रुति ऊंचा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग खमाज के आरोह अवरोह में प्रयुक्त होने वाले कोमल निषाद के स्वरूप परस्पर भिन्न है। यह बताएं कि खमाज के आरोह में लगने वाले कोमल निषाद खमाज के आरोह में कोमल निषाद के किस रूप में भिन्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन है ए में आपके एक श्रुति नीचा, बी में एक श्रुति ऊंचा और सी में दो श्रुति नीचा और डी में दो श्रुति ऊंचा। मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर एक श्रुति नीचा। एक चीज मित्रों हम जरूर बोलेंगे कि सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए एक साथ। जैसे क्वेश्चन आता है आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। प्रश्न मित्रों कि भारत एवं अन्य प्राचीन संगीत शास्त्रियों की भांति सारंग देव ने भी शुद्ध स्वरों की स्थापना स्वर के अंतिम श्रुति पर की है। इस आधार पर उसका स, चौथी श्रुति पर रे तथा सातवीं पर ग, नौवीं पर म, 13वीं पर तुप्पा किस श्रुति पर है। ए में आपका तीसरी, बी में 5वीं, सी में 18वीं और डी बच्चों 17वीं। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17वीं श्रुति पर। कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है तो 22 है। 22 श्रुति का नाम बच्चों आपको हम क्लास में बता दिए हैं, अतः उस वीडियो को आप जरूर देख लें। प्रश्न मित्रों कि सामान्य रूप में सा और प को अचल स्वर मानकर उनके केवल एक ही रूप ही मान्यता है, किंतु सारंग देव ने श्रुति व्यवस्था के अंतर्गत स के दो रूपों को माना है जो चल स्वर के समान शुद्ध एवं विकृति के समान है। इनके दो रूपों का क्या नामकरण दिया गया है। ए में आपका चल अचल, बी में शुद्ध विकृति, सी में विकारी अविकारी, डी बच्चों अच्युत्य और च्युत्य। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अच्युत्य और च्युत्य। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए कि श्रुति स्वर व्यवस्था में ग के तीन रूप अर्थात ग साधारण एवं ग अंतरा अंतर ग माने गए हैं। नी के भी तीन रूप हैं, नी वैशिक नी। इस प्रकार तीसरा नी क्या है। ए में आपका है कौशिक नी, बी में आपका है कालीन नी और डी में है अंतरनी और सी में अंतरनी और डी में है साधारण नी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काकलिनी। ठीक है, पहला को बोला गया है नी वैशिक, दूसरा को बोला गया है नी तीन रूप है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गाने के जिस शब्द के आगे इस का चिन्ह मतलब जो लगातार आनंद का चिन्ह हो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका विश्रांति है, बी में आपका विराम है, सी में आपका अवग्रह है और डी बच्चों मात्रा है। यह जो चिन्ह ऐसे लगता है जैसे गाना के अंतिम स्वर में लगता है बच्चों। ठीक है, गाने के जिस शब्द के आगे मतलब आगे जैसे चिन्ह का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उसको अवग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। जिसे कहने का मतलब है कि सा रे ग म, तो म लिखा है ना तो इसे बहुत सारा 3-4 गो इसे लिखा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अवग्रह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। प्रश्न है मित्रों कि जिस स्वर के आगे लकीरें अर्थात ग पड़ी हो वह किसका द्योतक है। ए में आपका ताल का, बी में मात्रा का, सी में विश्रांति का और डी बच्चों सम का। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए कि जिस स्वर के आगे लकीरें अर्थात ग पड़ी हो वह किसका द्योतक है। तो मित्रों ताल का द्योतक है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भारतखंडे प्रणाली में स्वर के ऊपर खड़ी लकीर होगा, लकीर म ऐसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, म को तीव्र स्वर कहा जाता है। तो विष्णु दिगंबर पद्धति में इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, भारतखंडे प्रणाली स्वर में म के ऊपर जो एक लाइन लग जाता है लकीर उसको तीव्र स्वर कहा गया है, परंतु विष्णु दिगंबर पद्धति में इसे क्या कहा जाएगा। ए में आपका तीव्र स्वर, बी में तार स्वर और सी में मंद्र स्वर और डी बच्चों शुद्ध स्वर। तो मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न का आंसर आपको याद हो जाए। इसको मित्रों आपको बोला जाता है विष्णु दिगंबर पद्धति में तीव्र स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है। और भातखंडे में आपको बच्चों इसको क्या बोला जाता है तीव्री स्वर ही बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न है
कि भारत में कितनी ताल लिपियां पद्धतियां प्रचलित हैं। भारत में कितनी ताल लिपि पद्धतियां प्रचलित हैं। ए में आपका है विष्णु दिगंबर पद्धति, बी में है भारत खंडे पद्धति और सी में है दोनों पद्धति। डी बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि भारत में जैसे विष्णु दिगंबर पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। एप्पल आंसर में तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो गया है कि भारत में कितनी ताल लिपियां नहीं होनी चाहिए। प्रश्न होना चाहिए कि भारत में कौन सी ताल लिपि पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। तो इसका आंसर है विष्णु दिगंबर पद्धति। ठीक है, इस प्रकार मित्रों मिसप्रिंट होता है, इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में तीव्र स्वर कौन सा है। निम्न में तीव्र स्वर कौन सा है, सा रे म और ध। तो मित्रों अभी हम तुरंत बताए थे, म के ऊपर ऐसे र लगा हुआ है, एक तीव्र लगा हुआ। मित्रों निम्न में से तीव्र स्वर कौन सा है, तो मित्रों को बताते चले कि तीव्र स्वर आपका म ही है। ठीक है, म को जो लाइन खींचा हुआ लकीर। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, जिन स्वरों के नीचे, बच्चों ध्यान दीजिए कि जिन स्वरों के नीचे रेखा खींच दी गई हो, जैसे रे ग ध नी लाइन खींच दिए, उन्हें क्या कहेंगे। ए में आपका शुद्ध स्वर, बी में तीव्र स्वर, सी में कोमल स्वर, डी बच्चों विकृति स्वर। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि जिन स्वरों के नीचे एक नीचे लकीर खींच दी जाती है, जैसे रे है तैसे नीचे लकीर लाइन खींच दे, उसको मित्रों बच्चों आपको बोलते हैं मित्रों कोमल स्वर बोलते हैं मित्रों। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों अगला प्रश्न है कि ग रे सा अर्थात ऊपर बिंदु वाले स्वर को क्या कहते हैं। ठीक है, सब पर देखिए जैसे ऊपर बिंदु ऐसे ग पर भी है, रे पर भी है और सा पर भी है। तो बच्चों बताइए मित्रों कि इस बिंदु वाले स्वर को क्या कहते हैं। मंद्र स्वर, बी में तार स्वर, सी में विकृति स्वर और डी में आपका ऑप्शन है मध्य स्वर। तो मित्रों आपको बताते चले किसको आपको बोला जाता है, तार स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वर के नीचे बिंदु वाले स्वर म प ध को क्या कहेंगे। ए में आपका मंत्र, बी में है तार, सी में मध्य, डी बच्चों विकृति है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि किसी भी स्वर के नीचे यदि बिंदु का प्रयोग हो जाता है उसको मंद्र स्वर बोलते हैं, और यदि बच्चों ऊपर यदि वह बिंदु लग जाता है उसे तार स्वर कहते हैं। जो ऊपर लग जाए उसको तार। सीधा सीधी समझिए कि हम लोग घर में लाइन खींचने के लिए ऊपर से तार खींचते हैं। पॉल पर से कहां से खींचते हैं, ऊपर से तार खींचते हैं। इस प्रकार हम बोलेंगे जो ऊपर बिंदु पड़ जाएगा उसको तार बोलेंगे और जो नीचे बिंदु पड़ जाएगा उसको मंद्र सप्तक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। दक्षिण भारत में प्रचलित पद्धति को दक्षिणी या कर्नाटकी स्वर एवं ताल पद्धति कहते हैं, तो उत्तरी भारत में प्रचलित पद्धति को क्या कहेंगे। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है उत्तरी या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, बी में आपका पूर्वी पद्धति, सी में दक्षिणी पद्धति, डी में बच्चों पश्चिमी पद्धति। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो है प्रश्न में ही क्वेश्चन में मित्रों छुपा हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। जैसे उत्तरी संगीत पद्धति को जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत में कितनी ताल लिपि पद्धतियां प्रचलित है। भारत में कितनी ताल लिपि पद्धतियां प्रचलित है। ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में 3, सी में 4, डी बच्चों 1 है। बार बार हम बता रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। और मित्रों आप इस चैनल को, इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दीजिए। तो भारत में कितनी ताल पद्धतियां प्रचलित है, करीब करीब सभी बच्चों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। 2 ताल पद्धतियां प्रचलित है। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति और उत्तरी संगीत पद्धति। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। विष्णु दिगंबर पद्धति भारत खंडे पद्धति किस संगीत पद्धति की स्वर लिपि पद्धति है। ए में आपका कर्नाटकी पद्धति, बी में पश्चिमी पद्धति, सी में संगीत पद्धति, डी बच्चों पूर्वी संगीत पद्धति। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि कर्नाटकी ताल पद्धति में 7 मुख्य तालों में है ध्रुव, मठ, रूपक, झाप, त्रिपट, 8। 7वां ताल क्या है। ठीक है, बताइए बच्चों। कर्नाटकी ताल पद्धति में कुल 7 ताल बताएं। 6 ताल का नाम आपको बता दिए, 7वां ताल क्या होगा। ए में आपका लक्ष्मी, बी में त्रिताल, सी में दादरा और डी बच्चों 1 ताल। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि
मित्रों जो सातवां ताल होगा उसको बोला जाता है एक ताल। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कर्नाटकी ताल पद्धति में ताल की मात्राओं की संख्या के आधार पर ताल की कितनी जातियां हैं? ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी बच्चों 9 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कर्नाटकी ताल पद्धति में ताल की मात्राओं की संख्या के आधार पर ताल की कितनी जातियां हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल, कुल 5 जातियां मानी गई है। कुल कितनी जातियां मानी गई है? 5 जातियां मित्रों मानी गई है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है कि 108 ताल पद्धति के 6 अंगों में 5 के क्रमशः नाम है गुरु, पलूत, काकपद, लघु, द्रुत। तो छठा अंग क्या है? ए में आपका बृहद है, बी में आपका अनुद्रुत है, सी में आपका तिब्रा और डी बच्चों सारंग है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि छठा अंग का नाम है अनुद्रुत। ऑप्शन नंबर बॉल आपका 100% मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। काकपाद अंग की मात्रा की संख्या क्या है? काकपाद अंग की मात्रा की संख्या क्या है? ए में आपका 8 है, बी में 12 है, सी में 16, डी बच्चों 4 है। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है ए आर कुरैशी के नाम से संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? ए में बिस्मिल्लाह खां, बी में बड़े गुलाम अली, सी में उस्ताद अल्लाह रखा खां और डी बच्चों नौशाद खां। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि ए आर कुरैशी के नाम से संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद अल्लाह रखा खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि श्रुति की निम्नलिखित परिभाषा किस प्रसिद्ध संगीत शास्त्री ने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में दी है? ठीक है। गीत उपयोगी विवेकतम उपयोगितम नित्यम लक्ष्य प्रवक्तम सूर्याप्तम संगीत श्रुति लक्षणम। यह श्लोक जो है बच्चों किसने दिया है? तो मित्रों संगीत रत्नाकर ग्रंथ में इसको दिया गया। तब पकड़ सकते हैं कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो ए में आपका ऑप्शन है पंडित सारंगदेव, बी में भारत साहब, सी में अहोबल साहब और डी बच्चों नारद साहब। तो मित्रों संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव साहब। मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। यह जो श्लोक आपको दिया हुआ है तो संगीत रत्नाकर में ही यह श्लोक दिया गया, अति महत्वपूर्ण श्लोक है। अगला प्रश्न मित्रों श्रुति की निम्न परिभाषा किस संगीत शास्त्री ने दी है? ठीक है। जिसमें श्रुति की संख्या सहित उनकी संख्याओं की चर्चा है। स्वस्वरूप मात्रा मतलब एक प्रकार का बच्चों श्लोक पे श्रुति का जैसे डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है। या किसने दिया? ए में आपका भरत साहब है, बी में भारत खंडे साहब है, सी में दामोदर साहब, डी बच्चों जयदेव साहब। तो मित्रों आप तुरंत बताइए कि क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित दामोदर साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि पंडित श्रीनिवास के अनुसार काफी बाट शुद्ध घाट है। ठीक है। पंडित श्रीनिवास के अनुसार काफी थाट शुद्ध थाट है, जिसमें ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा भैरव, बी में असावरी, सी में भैरवी, डी बच्चों बिलावल है। मित्रों थोड़ा सा फास्ट क्लास इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा शादी विवाह में बिजी ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है। घर में ही शादी इसलिए थोड़ा सा बिजी रहने पड़ रहा है मित्रों। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी बिलावल। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि विष्णु दिगंबर पद्धति एवं भारतखंडे पद्धति में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति किनकी है? ए में आपका विष्णु दिगंबर पद्धति, बी में भारतखंडे पद्धति, सी में बच्चों दोनों पद्धति, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु दिगंबर पद्धति और भारतखंडे पद्धति में सर्वाधिक जो लोकप्रिय है मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दोनों का दोनों मित्रों प्रचलित है। ठीक है। दोनों एक दूसरे का टक्कर में। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न है संगीत के प्रचार प्रसार के लिए सुबोध एवं सरल स्वरलिपि के निर्माण में किन दो भारतीय संगीत विभूतियों का श्रेय दिया जाता है? ए में आपका पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, बी में आपका विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी में पंडित रविशंकर साहब
और डी बच्चों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब। तो मित्रों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो इसका आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों जो सबसे अधिक विभूतियों का श्रेय जो दिया जाता है उनको पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब को। ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। किसी भी गेय रचना को जब विशेष सांकेतिक चिन्ह के द्वारा प्रयुक्त स्वर एवं ताल के द्वारा निर्देश करते हैं तथा उसको लिपिबद्ध करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए में आपका स्वर लिपि, बी में ताल लिपि, सी में गीत लिपि, डी बच्चों निबंध लिपि। मित्रों यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण और लॉलीपॉप प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मित्रों जो है एकदम जो है प्रश्न में छुपा हुआ है। प्रश्न यदि बारीकी से आप पढ़ते हैं तो आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर लिपि। ठीक है, किसी को यदि हम सही तरीका से लिपिबद्ध कर रहे हैं किसी भी गाना को तो उसको स्वर के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भारत है ठीक है में 250 ईस्वी पूर्व किस काल में स्वरलिपि पद्धति का हमें संकेत मिलता है? ए में आपका वैदिक काल, बी में पाणिनि काल, सी में भरत काल, डी बच्चों मध्यकाल। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर है पाणिनि काल। ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है। मित्रों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। सभी बच्चे एक साथ मिलकर के कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। प्रश्न है कि जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह होगा, चिन्ह नहीं होता अर्थात सारे गमा, उसे क्या माना जाता है? ए में आपका कोमल स्वर, बी में शुद्ध स्वर, सी में चल स्वर, डी बच्चों अचल स्वर। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि जिसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है उसको मित्रों शुद्ध स्वर बोला गया। ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से कि निम्न में तीव्र स्वर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में तीव्र स्वर कौन सा है? ए में आपका सा है, बी में रे है, सी में आपका मा है और डी बच्चों ध है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि निम्न में से तीव्र स्वर कौन है। तो बच्चों को बताते चले तीव्र स्वर आपको मा होगा, इस लाइन इसमें छूट गया है। ठीक है, तीव्र स्वर क्या होगा? मा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? 100% मित्रों सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा मित्रों। स्वर के नीचे बिंदु वाले स्वर म प ध को क्या मानेंगे? स्वर के नीचे वाले बिंदु वाले स्वर म प ध को क्या मानेंगे? ये आपका मंत्र, बी में तार, सी में मध्य, डी बच्चों विकृति है। तो मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं भूखे शेर की तरह आंसर तुरंत दे दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उसको मंत्र बोला जाता है। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि ग रे सा अर्थात ऊपर बिंदु वाले स्वर को क्या कहते हैं? इसी क्लास में बच्चों हम बता चुके, क्वेश्चन है रिपीट है कि जिसमें ऊपर बिंदु पर मित्रों जो पॉइंट लग जाता है उसको तार बोलते हैं, और जिसमें नीचे पॉइंट लग जाता है उसको मंत्र बोलते हैं। तार हम बताए थे अभी कि तार कहां से खींचा जाता है, तो छत के ऊपर से खींचा जाता है। तो जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, ग रे सा अर्थात ऊपर बिंदु वाले स्वर को हम क्या बोलेंगे? तार, सब तक बोलेंगे तार बोलेंगे, और नीचे बिंदु वाला क्या बोलेंगे? मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे बच्चों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बच्चों न भूलें, क्योंकि बहुत परिश्रम के बाद बच्चों जैसे वीडियो बनाए जाते हैं। और बच्चों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ सकें। सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे बच्चों इतने सारे एक साथ मिलकर कमेंट्स आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। बच्चों पीडीएफ और ई बुक आप जरूर खरीद लें ताकि एग्जाम में आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।